एसीसी प्रीमियर कप की शुरुआत हो चुकी है और हर टूर्नामेंट की तरह नेपाल ने इस टूर्नामेंट की भी एक जीत के साथ शुरुआत की है, क्योंकि पहले मैच में नेपाल ने मलेशिया को 5 विकेट से हराया और इस टूर्नामेंट की एक जीत के साथ शुरुआत की। अब ये एक ऐसी चीज है जो कॉमन बन चुकी है, क्योंकि इससे पहले जब फ्रेंडशिप कप आपने खेला तो वहां पर भी आपने पहला मैच जीता था और इवेंचुअली टूर्नामेंट भी जीता। फिर उससे पहले ट्राई सीरीज आपने खेली थी, वहां पर भी आपने काफी कंसिस्टेंट क्रिकेट खेला। फाइनल आप जरूर पीएनजी से हार गए, लेकिन अगर आप पिछला कुछ समय देखेंगे तो नेपाल ने काफी कंसिस्टेंट क्रिकेट खेला है। लेकिन ऐसा इस केस में नहीं है, क्योंकि जो ये मैच था मलेशिया के अगेंस्ट, आप देखेंगे तो नेपाल जरूर ये मैच जीत गई, अच्छे मार्जिन से जीती, लेकिन शायद जिस डोमिनेटिंग अंदाज में जीतना चाहिए था उस तरह से नहीं जीत पाई। बात करेंगे इस मैच की, डिटेल में एनालिसिस करेंगे, क्योंकि कुछ चीजें हैं जिनसे फैंस थोड़े से खफा हैं, क्योंकि आप जीत जरूर गए हो लेकिन शायद जिस तरह से जीतना चाहिए था उस तरह से नहीं जीते। और हैरानी नहीं होगी कि अगर आप इसी तरह से खेले तो आगे आने वाले समय में इसी टूर्नामेंट में कोई बड़ी टीम आपको हरा दे, जैसे कि ओमान है या फिर कोई दूसरी बड़ी टीम आपको हरा दे। तो सबसे पहले हेलो एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। और अभी तक अगर आप नए हैं और आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर कर लें, क्योंकि रोज हम वीडियो बनाते हैं, रोज आपके साथ डिस्कशन करते हैं, तो ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फिर वही कहूंगा कि अगर आपके कोई भी सजेशन है या कोई कॉमेंट है तो वो कॉमेंट सेक्शन में बताते रहें, ताकि मैं भी अपनी वीडियो इंप्रूव कर सकूं और आपके साथ एक कॉन्वर्सेशन चलती रहे। तो इसलिए कॉमेंट करते रहें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो मैच था वो एक ऐसी टीम के साथ था जिसका हेड टू हेड रिकॉर्ड नेपाल का बहुत अच्छा है। आप अगर हेड टू हेड देखेंगे तो पता चलेगा कि नेपाल ने मलेशिया को ऑलमोस्ट सारे मैचेस हराए हैं और वन साइडेड हराए हैं। सिर्फ एक या दो मैच है जो इससे पहले मलेशिया ने जीता था, वरना टोटल डोमिनेंस है नेपाल का मलेशिया के अगेंस्ट। तो ये बात तो पक्की थी कि मलेशिया की टीम कमजोर टीम है और वो बहुत ज्यादा फाइट बैक आपको नहीं दे सकती थी। लेकिन मैच में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मलेशिया को हराने के लिए आपको आखिरी ओवर तक चलना पड़ा। मतलब आखिरी ओवर में जाके नेपाल ये मैच जीती और एक टाइम पे तो लग रहा था कि ऑलमोस्ट मैच एकदम बराबरी पे आ गया है। उसके बाद चाहे आप मलेशिया की बैटिंग की बात कर लो, एक टाइम पे विरनदीप सिंह इस तरह से बल्लेबाजी कर रहे थे कि उनको आउट करना बिल्कुल मुश्किल हो गया था। आप ना विरनदीप को आउट कर पा रहे थे, ना शर्विन मुनियांदी को आउट कर पा रहे थे। कुछ फैसले सही नहीं थे, कुछ बल्लेबाजों ने थोड़ा सा आपको सोचने के लिए मजबूर किया। तो चलिए इस मैच की एक बार शुरुआत में बात कर लेते हैं, क्योंकि पहले आपने गेंदबाजी की और सामने थी मलेशिया की टीम, जिनकी बैटिंग उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी। कैप्टन विरनदीप सिंह ने बहुत अच्छी पारी खेली, लेकिन ऐसा लगा ही नहीं कि नेपाल कभी उन्हें आउट कर पाती। ऐसा लग रहा था कि वो जब आउट होंगे अपनी गलती से आउट होंगे, नेपाल आउट नहीं कर पाएगी। अब सबसे पहले आए सोमपाल कामी और करण केसी। करण केसी को थोड़े रन्स पड़ गए, लेकिन सोमपाल कामी ने अच्छी बॉलिंग की, इकोनॉमी रेट उनका अच्छा था। फिर आते हैं दीपेंद्र सिंह एरी। अब दीपेंद्र सिंह एरी ने 2 ओवर्स डाले, उसमें रन उनको 2 या 3 पड़े थे और विकेट उनको एक मिल गया था। पहला विकेट दीपेंद्र सिंह एरी ने दिलाया। फिर अब मेरी समझ से बाहर है कि आपने उन्हें अटैक से हटा क्यों दिया। मतलब एक प्लेयर जो कि अभी अभी आया है, उसने 2 या 3 रन दिए हैं, उसने विकेट चटकाया है, आप तीसरा ओवर भी करा देते या चारों ओवर करा देते। आपको विकेट ही चाहिए ना, इवेंचुअली आपको प्लेयर्स को आउट करना है। आप बाद में बचाकर ओवर करेंगे क्या? आपके पास तो इतने सारे ऑलराउंडर्स हैं, कोई भी बॉलिंग कर लेता। फिर आपने क्या किया, आप पार्ट टाइमर्स को लेकर आ गए, आप कुशल भूरतल को लेकर आ गए, आप कुशल मल्ला को लेकर आ गए, गुलशन झा को लेकर आ गए। तो क्या हुआ कि शर्विन मुनियांदी और जो विरनदीप थे वो सेट हो गए एकदम। फिर तो ऐसा लगा ही नहीं कि कभी ये प्लेयर्स आउट होंगे। उसके बाद जरूर बाद में ये प्लेयर्स आउट हो गए और उतने रन शायद मलेशिया नहीं बना पाई जिससे ये मैच एकदम कांटे की टक्कर का होता। तो इवेंचुअली नेपाल ये मैच जीत गई, लेकिन बॉलिंग चेंजेस बिल्कुल सही नहीं थे। आपके जो सबसे अच्छे बॉलर हैं सोमपाल कामी, करण केसी, उन्होंने पूरे ओवर्स नहीं किए। दीपेंद्र सिंह एरी को आपने अटैक से हटा दिया तब जब उन्होंने विकेट लिया था, और फिर आखिर में आपने कुशल मल्ला से एक ओवर करा दिया, एक गुलशन झा से करा दिया। तो समझ से बाहर है। मतलब आपके जो अच्छे बॉलर्स हैं, जो आपके प्रीमियम बॉलर्स हैं, आप उनका स्पेल पूरा करा देते। दीपेंद्र सिंह एरी को नहीं हटाते उनके जो अटैक है उसमें से। समझ से बाहर था। लेकिन अगर बॉलिंग एनालिसिस की बात करें तो सबसे पहले थे करण केसी, जो थोड़े महंगे रहे, 2 ओवर में 21 रन उन्हें पड़े। सोमपाल कामी ने अच्छी बॉलिंग की, 2 ओवर में 11 रन दिए, लेकिन उसके बाद बॉलिंग क्यों नहीं मिली मुझे कोई आइडिया नहीं है। दीपेंद्र सिंह एरी ने 4 ओवर में 14 रन दिए, 2 विकेट लिए, और ये विकेट ज्यादा भी हो सकते थे अगर पहले बॉलिंग कर लेते। इसके बाद राजवंशी ने 4 ओवर में 28 दिए, कुशल भूरतल ने 2 में 17 और अविनाश बोरा ने 4 ओवर में 28 रन दिए और 1 विकेट मिला। अब एक टारगेट ऐसा था जो बड़ी आसानी से चेज हो सकता था, 140 के आसपास रन थे, बहुत बड़ा टारगेट नहीं था। तो कुशल भूरतल आते हैं, साथ में आसिफ शेख आते हैं और थोड़ी कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ आते हैं, क्योंकि पता था बहुत सारे रन्स नहीं है, ज्यादा आपको शॉट्स खेलने की जरूरत नहीं है, तो थोड़ा संभल कर बल्लेबाजी की। अब संभल कर बल्लेबाजी इतनी भी नहीं करनी थी कि मैच आखिरी ओवर तक चला जाए। आइडियली ये जो 140 रन है वो 17 या 18 ओवर तक चेज हो जाने चाहिए थे,
लेकिन हुआ क्या कि ऊपर से प्लेयर्स ने टाइम लिया, फिर जो मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स थे उन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाई। वो बड़े शॉट्स खेलने का जब टाइम था तब आपने खेले नहीं। अब आप स्ट्राइक रेट देखिए जरा इन प्लेयर्स का। कुशल भूरतल ने 24 बॉल में 24 बनाए, 100 का स्ट्राइक रेट था। आसिफ शेख ने 35 में 32 बनाए, 91 का स्ट्राइक रेट था। उसके बाद रोहित पौडल 24 में 28 रन, 116 का स्ट्राइक रेट। कुशल मल्ला 6 में 7 रन, 116 का स्ट्राइक रेट। मतलब यार समझ आता है कि आपको ज्यादा रन नहीं बनाने, आपका जो टारगेट है वो 140 का है, लेकिन एक टाइम के बाद तो आप वो जो स्ट्राइक रेट है उसे बढ़ाओगे ना। आपको कब तक, बिल्कुल आपको आखिरी ओवर में थोड़ी ना मैच जीतना है। अब कितना भी आपने कंजर्वेटिव अप्रोच दिखाई, कितना भी आपने स्ट्राइक रेट लिमिटेड के साथ खेला, लेकिन आखिरी में अगर गुलशन झा के 7 बॉल में 19 रन नहीं आए होते, 200 के स्ट्राइक रेट से नहीं आए होते, तो आप ये मैच नहीं जीतते। भले ही वो 140 रन थे, भले ही मलेशिया की कमजोर टीम थी, लेकिन अगर गुलशन झा की ये पारी नहीं आई होती तो आप ये मैच इवेंचुअली हार जाते। अब ये दिक्कत की बात है। अच्छी बात है आपने टारगेट को उसी तरह से अप्रोच किया जिस तरह से करना चाहिए था, एक कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ गए, लेकिन किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी। दीपेंद्र सिंह एरी हो, कुशल भूरतल हो, साथ में आसिफ शेख हो और रोहित पौडल हो, सब एक सिमिलर स्ट्राइक रेट के साथ खेले और मैच किसी ने फिनिश नहीं किया, सब आउट हो गए एक टाइम के बाद। उसके बाद गुलशन झा ने एक अच्छी पारी खेली, नीचे आके मैच फिनिश किया। साथ उनका दिया संदीप जोरा ने, जिन्होंने 9 बॉल में 12 रन बनाए। दीपेंद्र सिंह एरी का ऑलराउंड शो था, क्योंकि 11 बॉल में 20 रन, 181 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए, 2 विकेट भी उन्होंने चटकाए। तो दीपेंद्र सिंह एरी का ये दिन था। दीपेंद्र सिंह एरी जब आते हैं, बॉलिंग करते हैं, बैटिंग करते हैं, अच्छी बॉलिंग बैटिंग करते हैं। लेकिन टीम के लिए अब सोचने वाली बात है, क्योंकि मलेशिया जो कि कमजोर टीम थी, आपका रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, उनको हराने के लिए आपको आखिरी ओवर तक जाना पड़ गया। तो सवाल यह है कि जब ओमान जैसी टीम आएगी तब आप क्या करेंगे। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि सोचने की जरूरत है, क्योंकि आप टूर्नामेंट का पहला मैच जीते हैं, अच्छी बात है, पॉजिटिव अप्रोच है, पॉजिटिव इंटेंट के साथ आए हैं, आप मैच जीत चुके हैं। लेकिन अब इसके आगे क्या, आपको वो जो बॉलिंग चेंजेस हैं वो थोड़ा सा संभल कर करने होंगे, आपको जो बैटिंग अप्रोच है वो थोड़ा सा संभल कर करनी होगी, क्योंकि हर मैच में आप 140 नहीं चेज कर रहे होंगे। आप चाहेंगे कि ऊपर से रन्स बने और तेज रन्स बने। तो ये कुछ इस मैच का एनालिसिस था मेरा। नेपाल अच्छा खेली, मैच जीत गई, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो दिक्कतें हैं वो आगे जाके आ सकती हैं, क्योंकि आपको बड़ी टीम्स के आगे फेस करना है। तो अब आपको क्या लगता है, क्या सच में ये दिक्कतें थी जिनका सामना नेपाल को आगे करना पड़ेगा अगर ठीक नहीं होती हैं तो, या आपको लगता है कि नेपाल बहुत अच्छा खेली और इसी तरह से आगे के मैचेस में भी खेलना चाहिए? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। और फिर वही कहूंगा, कोई सजेशन है तो कमेंट करके बताओ, कोई टॉपिक है जो आप चाहते हो मैं कवर करूं तो आप सजेशन में बताओ, मैं सब कुछ कवर करूंगा। बिल्कुल आप ही का ये चैनल है, जो आप बोलोगे वो करते रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। फिर आपसे मिलेंगे अगले मैच के साथ, क्योंकि अगले दिन नेपाल का एक और मैच है, तो उसके भी पोस्ट मैच में आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।